ऑलराइट जी, वेलकम बैक टू द व्लॉग्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट कनाडा अनाउंसेस सम मेजर चेंजेस फॉर पीआर। तो यार अब ये चेंजेस क्या हैं और आपको कैसे मदद करने वाला है एज ए टेम्परेरी रेजिडेंट कनाडा की पीआर लेने के लिए, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार इस वीडियो की स्टार्टिंग में सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट स्पाउसल एप्लीकेंट्स। अब यार अगर आप कनाडा में पीआर हो या फिर सिटीजन हो, और अगर आप अपने स्पाउसल जो कि इंडिया में हो सकते हैं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, कनाडा से भी बाहर कहीं भी अगर आपके स्पाउसल हो सकता है, आपके हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ, तो आप उनको स्पॉन्सर करते हो। ठीक है, उनकी पीआर आने तक काफ़ी टाइम लग जाता है, कुछ महीने या कुछ साल भी लग सकते हैं। तो वाइल द टाइम यू आर वेटिंग फॉर द डिसीजन ऑन दर परमानेंट रेजिडेंसी एप्लीकेशन, यू कैन एक्चुअली अप्लाई फॉर द TRV, जो कि होता है टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा। आप उस पर अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे आ सकते हो। एंड लेटर ऑन यू कैन गेट अ स्टडी परमिट, वर्क परमिट। जब तक आपकी पीआर नहीं आ जाती तब तक आप कनाडा में एंटर होगे। जो यहाँ पे करना चाहते हो, ज़िंदगी बनाना चाहते हो, जॉब ढूंढना चाहते हो, करियर बिल्ड करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो वो सब कर सकते हो। एंड इसकी जो यहाँ पे अपडेट वाली बात है वो ये कि आज की डेट में 30 डेज़ के अंदर अंदर प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है स्पाउसल एप्लीकेंट्स का। 90% यहाँ पे वीज़ा सक्सेस रेशो चल रहा है। तो वो चीज़ काफ़ी बढ़िया हो जाती है, क्योंकि लाइक परमानेंट रेजिडेंसी एप्लीकेशन कैन टेक वाइल, लाइक 9 महीने, 12 महीने, साल, 2 साल, 3 साल। तो वाइल द टाइम यू आर वेटिंग, आपको इंडिया या जहाँ पे भी हो आप वहाँ पे बैठने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आ जाए, अपनी लाइफ स्टार्ट कर ले एंड यू विल गेट योर पीआर इवेंचुअली, अगर आपने फाइल लेजिटिमेट तरीके से लगाई हुई है। तो ये था हमारा पहला अपडेट। तो यार अब हम अपने दूसरे पॉइंट की बात कर ले, तो भाई वो आ जाते हैं अपडेट रिगार्डिंग कनाडा फैमिली स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम। ठीक है, अब आप कनाडा में रह रहे हो, ठीक है, अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स को, इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को, यानी कि आपके जो स्पाउस होते हैं, हस्बैंड वाइफ, या फिर आपके जो बच्चे होते हैं, आपके डिपेंडेंट्स होते हैं, उनको कनाडा में बुलाना चाहते हो, तो स्पॉन्सरशिप इट टेक्स लाइक वाइल। अगर आप डायरेक्टली पीआर अप्लाई करो फैमिली स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के दौरान, तो आई थिंक इट टेक्स 2, 3, इवन 4 ईयर्स या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द प्रोसेसिंग टाइम। बट ये सालों का प्रोसेस होता है, कुछ हफ्ते या फिर कुछ महीने का नहीं। तो इस टाइम के दौरान आप डायरेक्टली जहाँ पे भी आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं वहाँ से वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग फॉर TRV एंड देन कमिंग हियर, देन अप्लाइंग फॉर वर्क परमिट वगैरह। वो सब चीज़ें प्रोसेस के थ्रू जाने से बजाय आप सीधे वहाँ पे बैठे बैठे वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो, जो कि ओपन वर्क परमिट रहेगा 3 साल का। यानी कि आपके जो स्पाउस होंगे, आपके डिपेंडेंट्स होंगे, वो कनाडा आ सकते हैं वर्क परमिट पे, यहाँ पे आके काम कर सकते हैं, अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में सेटल डाउन हो सकते हैं वाइल दे आर वेटिंग फॉर डिसीजन ऑन देयर स्पॉन्सरशिप। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सिनेरियो चीज़ें रहती हैं। एंड इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट दैन द स्पाउसल प्रोग्राम, क्योंकि स्पाउसल में तो भाई डायरेक्टली आपकी पीआर की फाइल लगी हुई है एंड यू कैन अप्लाई फॉर TRV। बट यहाँ पे आपको TRV की फाइल की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे वर्क परमिट ले सकते हो। कुछ पर्टिकुलर सिनेरियो में इसकी जो डिटेल्स रिक्वायरमेंट रहने वाले हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। आप जाके डिटेल्स में चेक कर लें कि भाई कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है, कैसा नहीं है। बट ये अपडेट काफ़ी बढ़िया है कि आप डायरेक्टली वर्क परमिट पे यहाँ पे आ जाओ एंड अपनी लाइफ यहाँ पे कंटिन्यू कर लो या फिर स्टार्ट कर लो। तो अब हम अगले अपडेट की बात करें, तो भाई वो आ जाता है स्टेम प्रोफेशनल्स के लिए, जिसका कि मतलब है भाई साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। उसके साथ साथ यहाँ पे ट्रेड्स वाले लोग आ जाते हैं, जो कि आ जाते हैं कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, या फिर हेल्थ केयर वर्कर्स, या फिर जो ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, जैसे कि कमर्शियल ट्रक चलाते हैं। ठीक है, उसके साथ और भी कुछ इंडस्ट्रीज एंड ऑक्यूपेशन यहाँ पे लिस्ट की गई हैं। तो बेसिकली अब होने के वाला है कि जो एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ निकलते हैं ना, बेसिकली एक्सप्रेस एंट्री फेडरल लेवल पे आप जब भी कनाडा में पीआर फाइल करते हो, ठीक है, इट इज़ डिफरेंट दैन प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। तो उसमें होता क्या है कि आप ऑनलाइन जाके अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हो कि भाई ये मेरा एजुकेशन है, ये मेरा बैकग्राउंड है, ये मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, इतनी मेरी इंग्लिश की या फ्रेंच की प्रोफिशिएंसी है। तो उसके बेसिस आपको पॉइंट दे दिए जाते हैं। फिर अमंग अदर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल आपकी फाइल एक पूल में चली जाती है, और जिसके भी मोस्ट लाइकली स्कोर ज़्यादा होगा, जिसका भी प्रोफाइल असेस करने के बाद उसको हाईएस्ट स्कोर होगा, अगले ड्रॉ में उसकी बारी आ जाएगी। तो अब तक ऐसा होता आया था। तो अभी क्या करने वाले जो स्टेम प्रोफेशनल्स होने वाले हैं, जो मैंने बाकी यहाँ पे इन डिमांड बोलूँ या फिर जो भी कनाडा की गवर्नमेंट के लिए, कनाडा की इकोनॉमी के लिए काम के प्रोफेशनल्स है, वो सब लोगों को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। ठीक है, ओवर दी एक्चुअल स्कोर। हो सकता है भाई किसी बंदे ने PNP ले लियो जिसमें कि आपको 600 पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो वो 600 पॉइंट वाले बंदे के लेट से 300 भी थे, 350 भी पॉइंट थे एक्चुअली में। अब PNP लेने के बाद उसके 900 क्रॉस कर गया, तो उसका तो अगले बारी में बारी आ जाएगी, राइट। हो सकता है कि आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, बट किसी वजह से आपके पॉइंट नहीं बन रहे हो या ड्रॉ बहुत हाई चल रहे हो, तो आपकी बारी ना आ पाए। तो सिंस यू आर इंपॉर्टेंट टू कनाडा, यहाँ की गवर्नमेंट के लिए, यहाँ की इकोनॉमी के लिए, कनाडा के फ्यूचर के लिए, तो आपके ड्रॉज स्कोर बेसिस पे नहीं रहने वाले हैं। तो इनके लिए अलग से ड्रॉज निकलने वाला है, जो लोग इन ऑक्यूपेशंस में काम करते हैं। हाँ, मैं ये मतलब पॉइंट्स वहाँ पे रहने वाले हैं, ये नहीं मैं कहता कि भाई पॉइंट्स बिल्कुल ही कंसिडर नहीं किए जाएंगे, पॉइंट सिस्टम रहेगा, बट अमंग ओनली दोज पीपल जो इन प्रोफेशंस में काम करते हैं, इनके ड्रॉ अब से अलग आने वाले हैं, प्रायोरिटी पे आने वाले हैं, क्योंकि ये लोग लाइक
एक बंदा लेट्स से टिम हॉर्टन्स में काम कर रहा है, ठीक है, उसने वहाँ से पीएनपी ले लिया, उसके 600 पॉइंट हो गए। अब कनाडा की इकोनॉमी में हो सकता है उसका इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ना हो जितना एक डॉक्टर का हो जो हेल्थ केयर में काम करता हो। तो उस बेसिस पे अब हेल्थ केयर वर्कर्स को अलग से यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी अमंग विद सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या फिर मैंने जो बाकी ट्रेड्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो इसकी भी डिटेल्स ज़्यादा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फील फ्री टू चेक इट आउट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। तो अगले अपडेट की बात करें तो भाई वो आ जाता है यूएस रहने वाले लोगों के लिए, ठीक है, यूएस सिटीजन या परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए नहीं, जो कि यूएस में टेम्परेरी रेजिडेंट पे रह रहे हैं, बेसिकली H1B वीज़ा पे रह रहे हैं उनके लिए है। तो अगर आप H1B वीज़ा पे रह रहे हो तो आप वीज़ा स्टेटस पे हो, राइट, आपको नहीं पता आपका वर्क परमिट अगले साल रीन्यू होगा नहीं होगा, आप वहाँ पे फ्यूचर देख सकते हो नहीं देख सकते हो सकता है आप वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हो लेकिन वहाँ पे घर भी खरीद लो, उसके बाद भी कोई सर्टेनिटी ना होगी भाई ग्रीन कार्ड कब आएगा कब नहीं आएगा, कब आपका नंबर लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि यूएस की इमिग्रेशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्लॉट्स रखते हैं हर साल कितने इंडियन लोगों को PR देनी है, जो कि काफ़ी स्ट्रेंज है कि भाई किसी की एथनिसिटी के बेसिस पे आप ऐसे रख रहे हो, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है। यूएस में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है सिनेरियो। तो अगर आपको वहाँ पे अपना फ्यूचर नहीं दिखता आप कनाडा में आ सकते हो। अगर आप H1B स्टेटस पे यूएस के अंदर रह रहे हो आज की डेट में तो आप यहाँ पे ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो, अप टू 3 years का आपको मिलेगा अलॉन्ग विद योर डिपेंडेंट्स एंड स्पाउस, वो भी यहाँ पे आ सकते हैं एंड दे विल नॉट बी काउंटेड एज अ प्रिंसिपल एप्लीकेंट। एंड द रीजन वाई आई एम मेंशनिंग दिस इज बिकॉज यहाँ पे 10,000 स्लॉट खोले गए थे जो कि ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। और मैं स्टिल ये आपके साथ स्ट्रीम इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि भाई अगर आज इन्होंने खोल लिया हो सकता है 2-4-6 महीने बाद फिर से खोल दें। अगर आप यूएस में बैठ के ये वीडियो देख रहे हो तो भाई हो सकता है आपके काम आ जाए। अगर आपका कोई जान पहचान का कोई दोस्त रिश्तेदार भाई बहन हो तो उनके काम आ सकते हैं, उनसे शेयर ज़रूर करना क्योंकि चीज़ काफ़ी काम की। अगर आपको अपना यूएस में फ्यूचर नहीं दिखता है कि भाई पता नहीं PR होगी नहीं होगी, सिटीजनशिप कब मिलेगी नहीं मिलेगी, तो आप यहाँ पर आके अपनी PR वगैरह ले सकते हो, पासपोर्ट ले सकते हो। एंड अगर कल को यूएस मूव होना चाहे तो वो भी कर सकते हो क्योंकि इंडियन पासपोर्ट पे भाई हर साल कौन वीज़ा रिन्यू करवाए एंड कोई पता नहीं होता भाई कब तक जॉब है, कब तक वर्क वीज़ा रिन्यू हो रहा है, कब तक नहीं हो रहा है, ये वो चीज़ें। तो पासपोर्ट कनेडियन आ गया उसके बाद वहाँ पे जाके काम करते रहो, चाहे सारी ज़िंदगी जैसा करना चाहो कर सकते हो, प्रॉपर्टियाँ खरीदते चलो, तो वो चीज़ काफ़ी बढ़िया फ़ायदेमंद रहती है। तो ये एक स्ट्रीम है जो कि मैं मेंशन करना चाहता था क्योंकि इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि भाई सिर्फ H1B वीज़ा पे वहाँ रहता हुआ बंदा चाहिए, कोई खासी रिक्वायरमेंट नहीं है एंड आप यहाँ पे सीधा वर्क वीज़ा पे आ जाओ। तो ये चीज़ जाननी काफ़ी बढ़िया थी। और अपने अगले अपडेट की मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो भाई वो आ जाता है जो कनाडा में इस टाइम वर्क परमिट पे रह रहे हैं, ठीक है। अब इट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू PR बट इट इज़ इनडायरेक्टली रिलेटेड टू योर PR एज वेल। तो भाई होता क्या है कि जब भी आप वर्क परमिट पे आते हो ना, ठीक है, हो सकता है आप ओपन वर्क परमिट पे डायरेक्टली इंडिया से आए हो या फिर आप कनाडा में इस टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट पे हो। तो आपको क्या होता है वर्क परमिट पे बेसिकली सिर्फ और सिर्फ काम ही अलाउड होता है, आप पढ़ाई नहीं कर सकते, आप कुछ और नहीं कर सकते। यू कैन ओनली गो टू अ वर्क, ठीक है, मतलब एक जॉब पे जा सकते हो या कोई बिजनेस खोलना चाहो वो कर सकते हो बट पढ़ाई नहीं कर सकते इन शॉर्ट। लेकिन आज के डेट में थोड़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ कर दी है। अगर आप कनाडा में वर्क परमिट पे हो तो अगर आप पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। पढ़ना मेरा मतलब सिर्फ ऑनलाइन कोई कोर्स नहीं, वो तो आई बिलीव आप कभी भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आगे अपनी फर्दर एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहो, किसी कॉलेज में जाना चाहो, अपनी स्ट्रीम चेंज करना चाहो पढ़ाई लेके, ठीक है, या फर्दर एजुकेशन लेके डिग्री लेना चाहो, मास्टर्स लेना चाहो, वो चीज़ आप कर सकते हो। अब उसके फ़ायदा आपको PR में कैसे होने वाला है? पहले तो भाई आपका करियर बढ़िया बिल्ड होगा जब आप ज़्यादा पढ़ाई करोगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है स्टूडेंट टाइम पे नहीं पता चलती। इंसान पढ़ाई खत्म करता है उस टाइम होता है जैसे तैसे पढ़ाई खत्म हो वर्क परमिट पे खूब सारे पैसे बनाए, लेकिन ये नहीं पता होता भाई PR लेने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, घर खरीदने के लिए कितना आपको करियर में वेल सेटल्ड होना पड़ता है। तो वो सब जो चीज़ें हैं बाद में पता चलती हैं। तो अगर आपको लगता है कि भाई वर्क परमिट पे आगे आपको थोड़ा सा और पढ़ लेना चाहिए था या पढ़ लेना चाहिए तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। इससे एक तो आपको करियर में फ़ायदा रहेगा, दूसरा बात आपको जब आप PR फाइल करोगे उसमें फ़ायदा रहेगा। जब एजुकेशन ज़्यादा होगी, लेवल ऑफ एजुकेशन बढ़ी हुई होगी तो उससे आपके PR के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि जब एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज निकलेंगे कहीं भी फाइल करो PNP वगैरह में कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको फ़ायदा दे के जाएगी। अब ये चीज़ हर किसी के लिए तो नहीं होती बट आई नो सम पीपल जिन्होंने कि वर्क परमिट पे आगे या फिर PR पे आगे पढ़ाई कंटिन्यू किया है तो वो चीज़ काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है। अगर आप शुरू से 12वीं पास या डिप्लोमा के बाद पढ़ाई ख़त्म नहीं करना चाहते थे, आप चाहते थे कि मैं आगे पढूं, ठीक है, हाईली क्वालिफाइड बनूं, हाई एजुकेशन लेके, देन यही आपका अच्छा मौका है। और अपने आज के मैं आखिरी अपडेट की यहाँ पे बात करूँ तो भाई ये है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट आने वाला है कनाडा में, ठीक है। अभी तक आप आई बिलीव इंग्लिश टेस्ट के नाम पे सिर्फ आइल्स दे रहे थे, ठीक है। मोस्ट ऑफ पीपल जस्ट गो टू देयर आइल्स सेंटर एंड वो आइल्स के एग्जाम देते हैं, कईयों के क्लियर हो जाते हैं, कईयों के नहीं हो पाते क्योंकि एग्जाम पैटर्न टफ लगता है, डिफरेंट लगता है, या फिर कई बार मन में डर बैठ जाता है कि भाई चीज़ मेरे बस की नहीं है। तो अभी आपके लिए इन्होंने 4 नए टेस्ट एक्सेप्ट करने शुरू कर दिए अगर आप स्टूडेंट राइट स्ट्रीम में फाइल लगा रहे हो, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लगाते हैं, ठीक है, पब्लिक कॉलेजेस या मैं बोलूँ कम्युनिटी कॉलेजेस या कम्युनिटी यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए। तो बेसिकली रहने वाला आपसे टोफल, ठीक है, सेल्फ पेपर रहने वाला है
एंड PTE रहने वाला है एंड CAEL रहने वाला है, ठीक है। अब जो टोफल है वो तो आई थिंक इंडिया में भी चलता है, PTE भी इंडिया में चलता है, बट सेल्फ मैंने अभी तक सिर्फ कनाडा में लोगों को एग्ज़ाम देते हुए देखा है PR के लिए। बट ये सारी चीज़ें अब नई एक्सेप्ट होनी शुरू हो गई, तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा रहेगा। अगर आपके मन में कहीं ना कहीं डर हो कि भाई मेरे से IELTS क्लियर नहीं होगी, तो मे बी यू वांट एक्सप्लोर दीज ऑप्शंस, क्योंकि इनमें थोड़े से एग्जाम पैटर्न डिफरेंट रहते हैं। आई नो सेल्फ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है IELTS से, वहाँ पे इतने ज़्यादा रट्टे नहीं मारने पड़ते। इट इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन वीडियो इंटरव्यू, क्योंकि वहाँ पे सामने कोई बैठा भी नहीं होता आपका इंटरव्यू लेने के लिए। जब जहाँ तक मुझे याद है मैंने आखिरी बार चेक किया था, तो कई बार हो जाता है भाई बच्चों के मन में होता है कि भाई मेरे को जलंधर नहीं, मेरे को चंडीगढ़ में एग्ज़ाम देना है, मेरे को IDP नहीं, मेरे को ब्रिटिश काउंसिल पे एग्ज़ाम देना है। तो अगर आप ऐसे सिनेरियो में फंसे हुए हो या किसी को जानते हो जो फंसा हुआ है, तो आप उसे रिकमेंड कर सकते हो कि भाई किसी और तरीके से भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो, क्योंकि अब वो भी एक्सेप्टेड है कनाडा इमिग्रेशन के लिए। क्योंकि पहले तक क्या होता था कि कई कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ कहते थे कि हम ले लेंगे कोई और भी, बाद में जब वीज़ा के लिए फाइल जाती थी एंड देन दे वुड रिजेक्ट यू कि भाई आप IELTS में नहीं लेके आए या आप किसी स्पेसिफिक उसमें नहीं लेके आए इंस्टीट्यूट में इंग्लिश टेस्ट जिसमें हम चाहते हैं। बट अभी इन्होंने थोड़े से और ऑप्शंस खोल दिए, तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा रहने वाला है अगर आप ऐसे स्टूडेंट आ रहे हो। तो यार बस यही कुछ चीज़ थी जो कि मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपडेट्स तो नहीं थे, बट मुझे लगा कि थोड़े से इंपॉर्टेंट अपडेट थे। हो सकता है आप वर्क परमिट पे आप स्टूडेंट हो, या फिर आप अपने स्पाउस को यहाँ पे बुलाना चाहते हो, अपनी खुद की परमानेंट रेजिडेंसी फाइल करना चाहते हो, या US में बैठे हो एंड यू आर प्लानिंग टू मूव टू कनाडा। तो ये सारी चीज़ें जान के आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर रहने वाला है, और उसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फील फ्री टू चेक इट आउट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कर देना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जैसे आपको दिल करे। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।